क्या खट्टर साहब अग्निवीर योजना का अगर संसद में जनता पहुंचाती है तो मोदी जी की आंख में आंख डाल करके पार्लियामेंट में इस बात को कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना देश के हित में नहीं है? क्या खट्टर साहब इस बात को पार्लियामेंट में मोदी जी की आंख में आंख डाल करके कह पाएंगे कि एमएसपी गारंटी कानून इस देश के किसान के लिए बहुत जरूरी है? क्या खट्टर साहब मोदी जी की आंख में आंख डाल करके संसद में ये कह सकते हैं कि मोदी जी ये टोल टैक्स जो है करनाल और पानीपत की जनता को गलत लगाए हैं? लगभग 2 लाख नौजवान हमारे इलाके से बेरोजगारी के चलते हुए पलायन करके जो है अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में चला गया। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसान का किसी सरकार के अंदर हुआ है तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अग्निवीर जैसी योजना ने नौजवानों के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में डालने का काम किया। हम अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और देश के नौजवानों को परमानेंट भर्ती, देश की सेवा परमानेंट वो करेंगे। ये तो धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले लोग। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान हमारे राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। जिसकी कथनी और कंथनी में अंतर है वो भगवान राम का अनुयायी कभी हो ही नहीं सकता। उल्टा खट्टर साहब ने तो एक ऐसी पॉलिसी बना दी, हरियाणा के बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। एक आध दिन के अंदर जो है फैसले हो जाएंगे और कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जो है वो मैदान में होंगे। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। लगातार चर्चाएं चल रही हैं जब से आम चुनाव घोषित हुए हैं और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए राजनीतिक चर्चाएं जो भी हैं आप तक लेकर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो इस समय हम कहें चर्चा चल रही है और इंतज़ार कर रही है हरियाणा की जनता कि आखिर कब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। अभी एक लिस्ट जारी जरूर हुई लेकिन वो नकार दी गई कि ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। इन सब मुद्दों पर और भी कई विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र राठौर, जो कि खुद एक संभावित प्रत्याशी हैं जिनका लिस्ट में नाम है करनाल लोकसभा सीट से, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा है। राठौर साहब नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण है, क्यों इतनी देरी हो रही है कि अभी तक जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई? देखिए, देरी का कोई विषय नहीं है। लगभग 1 महीना अभी चुनाव के अंदर बाकी है। 29 तारीख से तो नामांकन शुरू है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चिंतन मंथन सामाजिक समरसता को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है और जिस प्रकार से मजबूत चेहरों के ऊपर लगातार मंथन किया जा रहा है, तो ये तो एक बड़े पॉजिटिव अप्रोच मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की है। और बड़ी गहराई से जो है वो एक एक चीज़ का अध्ययन करने के बाद जो है मजबूत से मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हरियाणा के अंदर उतरे, तो उस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक आध दिन के अंदर जो है फैसले हो जाएंगे और कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में होंगे। एक आधा दिन और लगेगा अभी? एक आध दिन और लग सकता है मुझे ऐसी। यानी कि कांग्रेस अभी पूरी तैयारी में है, एक सॉलिड जो है कैंडिडेट्स उतारे हैं हर एक सीट पर। निश्चित आपका कहना ये है? कोई भी राजनीतिक दल हो वो इसी प्रकार से सोचता है और उसका सोचना सही भी है। आप अधिवक्ता हैं, लीगल मामलों की आप जानकारी रखते हैं और पीछे एक एपिसोड हुआ था जो कि सूरत कोर्ट से ही हुआ था, जो राहुल गांधी के विषय में एक वर्डिक्ट आया था। अब कल एक और जो एपिसोड हुआ है चुनावों के दौरान, वो भी सूरत में ही होता है। उसे आप किस तरह से देखते हैं? सूरत में जो है जो अपना कैंडिडेचर इसका कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का वो खारिज कर दिया गया, बाकी सब ने अपने नामांकन वापस ले लिए, क्या कहें? ये तो देश देख रहा है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है और तानाशाही प्रवृत्तियां जो है वो हावी है। तो देश सब कुछ देख रहा है। ये भी तानाशाही का एक जो है
उदाहरण जो है वो आप सबके सामने ही है। देश की जनता को अब आकलन करना है। इन डेमोक्रेसी को अगर ज़िंदा रखना है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो हराना आज देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे अभी पीछे हुआ चंडीगढ़ का एपिसोड हुआ था जिसमें एक प्रावधान था, वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया। क्या सूरत वाले इस केस में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो देखिए अभी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। और इसके क्या रिपरकशंस होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। तो पर मुझे लगता है कि लीगली जो है वो अब कोई इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा, आप जो हैं, एक आपका नाम जो है मेन उसमें चल रहा है, जो भी 2-3 नाम चर्चाओं में हैं करनाल लोकसभा सीट से। आप पिछले 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैं 2 भागों में इस प्रश्न को डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा क्योंकि आप करनाल से आते हैं, करनाल लोकसभा का। तो पहले हम राष्ट्रीय स्तर की चर्चा करते हैं। 10 साल में राष्ट्रीय जो मुद्दे रहे उसमें कितना डिलीवर कर पाई मोदी गवर्नमेंट और कितना नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर आप 2014 की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार को मैंडेट मिला था, जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 15-15 लाख रुपए की बात थी, और किसान की आय दुगनी करने की बात थी। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, आज चरम सीमा पर है। 14 में 8% थी, आज बढ़ करके लगभग 11.5% से ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है। तो 3 से 4% की वृद्धि बेरोज़गारी दर के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे देश के अंदर हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो फिगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के भविष्य को संवारने के अंदर पूर्ण रूप से विफल रही। देश की बात हम बाद में करेंगे। हम अपने लोकसभा क्षेत्र की बात अगर करें तो लगभग 2 लाख नौजवान हमारे इलाके से बेरोज़गारी के चलते हुए पलायन करके जो है अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में चला गया। मैं विदेश जाने के विरोध में नहीं हूँ, परंतु जब नौजवान को ये लगने लग जाए कि देश में उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है और वो अपनी ज़मीन को बेच करके दूसरे मुल्कों में जा कर के मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि देश की स्थिति जो है वो बहुत चिंताजनक स्थिति के अंदर देश चला गया। 10 वर्षों में किसान की आय को दुगनी करने की बात की थी, और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसान का किसी सरकार के अंदर हुआ है तो वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा ये इलाका फ़ौज के लिए जाना जाता है। तकरीबन हर गांव के अंदर हमारे इलाके के बच्चे जो हैं वो फ़ौज में जाना पसंद करते हैं। अग्निवीर जैसी योजना ने नौजवानों के भविष्य को बिल्कुल अंधकार में डालने का काम किया। आप खुद ही सोचिए कि 18 वर्ष की आयु में कोई बच्चा फ़ौज में भर्ती होगा और 21 वर्ष की आयु के अंदर वो रिटायर होकर घर आ जाएगा। जब 21 वर्ष की आयु का बच्चा रिटायरमेंट लेके घर आएगा, उससे क्या उपलब्धि? आप कोई भी नीति आप बनाते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है कोई भी कानून बनाने का और कोई भी नीति बनाने का, कि उस नीति से ऑब्जेक्टिव क्या आप अचीव कर रहे हो, या उस कानून से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मुझे ये समझा दे कोई कि 18 वर्ष की आयु में भर्ती करके और 21 वर्ष की आयु के अंदर रिटायर करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको क्या हासिल हो रहा है? आप ना केवल नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, परंतु देश के नौजवानों को बेरोज़गारी के अंधेरे के अंदर झोंकने का काम आप कर रहे हो। लद्दाख में एजिटेशन हो रही थी, आपने मिस्टर वांगचुक का एजिटेशन देखा हो। किसी नेशनल मीडिया ने उस एजिटेशन को कवर नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देश की जनता के सामने आया। उन्होंने कितनी गंभीर बात की। उन्होंने कहा लद्दाख का जो टेरेन है, अगर आप उसको समझें तो हमारे जो गोरखाज हैं, जो लद्दाख और चीन सीमा विवाद की वजह से गोरखाज हमेशा इंडियन आर्मी के अंदर रहा करते थे, परंतु अग्निवीर योजना आने के बाद गोरखाज को ये लगा कि भाई यहाँ हमारा भविष्य अब सुरक्षित नहीं है, और उधर से चीन ने उन्हें परमानेंट नौकरी अपनी फ़ौज के अंदर ऑफ़र की। तो 10,000 से ज़्यादा गोरखा जो हैं वो चीन की सेना के अंदर भर्ती हो गई। ये कितनी खतरनाक बात है।
तो वो उधर भी भर्ती हो सकते हैं। चले गए, वो वहाँ भर्ती हो गए। यही तो वो वांगचुक जी एजिटेशन करके बता रहे हैं। तो ये कितना गंभीर विषय है कि आज आपने देश के आंतरिक सुरक्षा को भी एक पॉलिसी बना करके, जिस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है, जो कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रही पॉलिसी, आपने उस पॉलिसी का निर्माण कर दिया और उस योजना को आपने देश के अंदर लागू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, हमने स्पष्ट कहा है, देश के नौजवानों से हमने वादा किया है कि हम अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और देश के नौजवानों को परमानेंट भर्ती, देश की सेवा परमानेंट वो करें। इस दिशा की ओर लेके जाने का हम लोग काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 वर्षों का जो कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से विफल रहा है। आज देश बदलाव चाह रहा है। देश जुमलों की राजनीति से थक चुका है, देश झूठ की राजनीति से थक चुका है। आप खुद ही बताइए कि जब भ्रष्टाचार के मामलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर शोर मचाने का काम किया, जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगाए, उन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर भ्रष्ट नेता को डालने के बाद वो साफ सुथरा होकर के निकल कर आ रहे थे। मुझे बात नहीं करनी चाहिए, पर नवीन जिंदल जी पड़ोस की लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोयला घोटाले के अंदर ज़बरदस्त अटैक नवीन जिंदल जी के ऊपर पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी लोकसभा क्षेत्र में जाकर के किए और लोगों से अपील की कि कोयले की दलाली करने वाले व्यक्ति को लोग वोट ना दें। आज वही नरेंद्र मोदी जी अपने हस्ताक्षर से नवीन जिंदल जी को कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी बता सकते हैं कि क्या परिस्थिति के अंदर पिछले 5 वर्षों में बदलाव आया? ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगी जिसने उस कोयला की कालस को धोने का काम पिछले 4 वर्षों में कर दिया? तो ऐसे तमाम उदाहरण देश के अंदर हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं कि कथनी और करनी में अंतर है। आज डर का वातावरण लोगों के अंदर है, डर की राजनीति देश के अंदर आज हावी है। आज लोगों को डरा करके वोट लेने की थ्योरी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले इस डर के वातावरण को हरियाणा में से समाप्त करने का काम करेंगे। आज मंडी के हमारे आड़ती भाइयों के अंदर डर है, आज हमारे छोटे व्यापारियों के अंदर डर है, आज हमारे लघु उद्योग जो स्थापित करके काम कर रहे हैं लोग, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनके अंदर डर है। उस डर को जड़ से हमें समाप्त करने का काम करना है। ये नई रिवायत जो है पिछले 10 वर्षों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को देने का काम किया है। आज जनता इस बात को समझ चुकी है और वो तैयार बैठी है। आप देख सकते हैं, अगर कोई काम 10 वर्षों में किया होता, करनाल के लोकसभा कैंडिडेट, आप पिछले 1 महीने पहले उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, आप उनके सारे भाषण सुन लीजिए, किसी भी भाषण में उन्होंने कोई डेवलपमेंट की बात की, कोई रोज़गार की बात की, या करनाल या हरियाणा के लिए उन्होंने क्या उपलब्धियां की उसकी बात की। ये तो धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले लोग। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान हमारे राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। हम भगवान राम की रघुकुल रीत का आचरण करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 2 करोड़ नौकरी का वचन दिया, किसान की आय दुगनी करने का वचन दिया, 15-15 लाख खाते में डालने का वचन दिया। जो वचन दिया एक भी वचन पूरा नहीं किया, तो कैसे रघुकुल रीत का अनुसरण करने वाले ये लोग, ये भगवान राम को राजनीति के अंदर इस्तेमाल करके वोट बटोरने का काम करने वाले लोग हैं। भगवान राम की नीतियों का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
जिसकी कथनी और कंथनी में अंतर है वो भगवान राम का अनुयायी कभी हो ही नहीं सकता। जो अपने वचन पर अटल हो, जो अपनी ज़बान पे अटल हो, जो अपनी ज़बान की पहरेदारी देगा, वो ही भगवान राम की भक्ति करने का लाभार्थी हो सकता है। जो झूठा होगा, जो झूठे वचन देगा, तो वो कैसे रघुकुल रीत का अनुसरण कर सकते हैं। ये जो भी आपने पॉइंट उठाया कि जितने भी दागी हम कहें या जिनके ऊपर आरोप लगाए खुद भाजपा ने, उन्हें शामिल किया जा रहा है। ये मनोहर लाल जी से हमने सवाल किया था जब वो पीछे घरोंडा में एक कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि विचारधारा अब चेंज हो गई, जिस व्यक्ति का दिल चेंज हो गया, वो आना चाह रहा है अपनी पुरानी बातों को छोड़ के, तो वो आ सकता है। ये तो विचारधारा राजनीतिक विचारधारा होगी ना। यहाँ तो हम क्रिमिनल विचारधारा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक मुकदमा चल रहा है, करप्शन के चार्जेस हैं, कोर्ट के अंदर चार्जेस लगे हुए हैं, आप उस चार्जेस पे अटैक कर रहे हो। है ना। राजनीतिक विचारधारा की बात अलग हो सकती है कि आज आप सेकुलर विचारधारा के अंदर हो, कल को आप एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के अंदर जाना चाहते हो, वो अलग विचारधारा, आप विचारधारा बदल सकती है। परंतु जो दागी लोग हैं, जिन पे दाग लगे हैं और जिन पे दाग लगा के आप पॉलिटिक्स के अंदर आए, कोयला घोटाले को तो इशू बना करके आप सत्ता में आए। बिल्कुल, है ना। दूसरा, अगर आपके संगठन में इतनी मजबूती थी तो आपको 60% कैंडिडेट कांग्रेस के क्यों लेने पड़े। इसका मतलब आपका संगठन धरातल पर धाराशाही है। आपके संगठन के पास नेता नहीं है। अगर नेता होते, आप मुझे बताइए, भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? हमारे कांग्रेस के लीडर लड़ रहे हैं। रोहतक से कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा की टिकट पे? हमारे कांग्रेस के सांसद लड़ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। पिछली बार भी सोनीपत के सांसद कौन थे? रमेश कौशिक जी हमारे कांग्रेस के हमारे साथ विधायक रहे। कुरुक्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे कांग्रेस के सांसद। तो इनके पास क्या है? क्या मनोहर लाल खट्टर जी ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में या 30 वर्षों में संघर्ष के माध्यम से जिन साथियों ने भाजपा में संघर्ष करके हरियाणा में भाजपा को खड़ा किया, उनमें से चुनाव लड़ने लायक कोई नेता नहीं है? क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए? दूसरी ओर जब विकास की बात होती है तो विकास के नाम पे भी बहुत चीज़ें गिनवाते हैं। हमने बड़े बड़े रोड्स बना दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और यहाँ अपने पड़ोस में ही जो है एक वो यूनिवर्सिटी बनाई है। वो जब चांद निकलता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती मैं निकल गई। जब सूर्योदय होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती सूर्योदय हो गया। तो अगर कुछ किया होता तो वो दिखता। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर दिया गया। खट्टर साहब मुझे बता दें कितने डॉक्टर हैं वहाँ? क्या वहाँ ऑपरेशन होते हैं? क्या वहाँ सर्जरी होती है? मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को आपने एक रेफरेंस सेंटर बनाने का काम किया। पिछले 10 वर्षों में खट्टर साहब मुझे बता दें कि क्या कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री वो लेकर के आए जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो? उल्टा खट्टर साहब ने तो एक ऐसी पॉलिसी बना दी, हरियाणा के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो इजराइल वाला जो इजराइल आपने बच्चों को भेज दिया। आप मुझे बताइए कौन ऐसी नीति बनाएगा जिस देश के अंदर बमबारी हो रही हो और आप अपने प्रदेश के बच्चों को वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं? और ये तो मैं नहीं कह रहा, जिस दिन इन्होंने इस पॉलिसी को निकाला मैंने उस दिन इस पॉलिसी का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। मैंने अपील की बच्चों से कि आप मत जाइए। मुख्यमंत्री ने गलत पॉलिसी का निर्माण किया, उसके बावजूद बच्चे गए, भेजे गए। भेजने के कुछ दिन के बाद ही ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया। 330 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के ऊपर दागी गई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल दागी। अरे खट्टर साहब इस बात की गंभीरता को समझते भी हैं कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास मिसाइलें दागेंगी तो कितना गंभीर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा।
क्या सोचने समझने की शक्ति क्षुण हो गई है? क्या वो नहीं समझ पा रहे कि मौत के कुएं में आप हरियाणा के बच्चों को धकेलने का काम कर रहे हो? और ये मैं नहीं कह रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चिट्ठी जारी की और जारी करके ये कहा कि जो भारतीय वहाँ पहुँच गए हैं वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लें, सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं और वहाँ के दूतावास को संपर्क करें। आप बताइए, करनाल के लोकसभा कैंडिडेट क्या इस बात का जवाब देंगे? उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वहाँ ज़रूरत है, हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भेज रहे हैं। जिस देश में बमबारी हो रही हो, इमारतें गिर रही हों, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्या काम करेंगे? जब रिकंस्ट्रक्ट होगा तो उसके बाद बनेंगी। कंस्ट्रक्शन की जरूरत जब पड़ेगी, जब पीस हो जाएगा और अब देश के निर्माण की आवश्यकता है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। अब तो भैया जिस बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने के लिए जाएगा और ऊपर से बम गिरेगा, तो अगर इस इतनी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी नीति बनाने वाले हमारे नेता नहीं कर सकते तो बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है उन्होंने ये सेंस लगा दी होगी भी बिल्डिंगें गिरेंगी उसके बाद ये इसमें बूम आएगा। नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा इजराइल के साथ क्या रिश्ता है, क्या मजबूरी है कि आप हरियाणा के बच्चों के जीवन को दांव पे लगाने के लिए भी तैयार हो गए। ये जवाब खट्टर साहब को देने होंगे। तो बहुत अफसोस मुझे इन चीज़ों का होता है और देख के बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की नीतियों का निर्माण कोई व्यक्ति करता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। तो एक छोटी सी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति भी, जिसके अंदर थोड़ी सी भी सोचने समझने की शक्ति है, वो कभी भी इस प्रकार के कदम नहीं उठाए। करनाल लोकसभा में ही करनाल विधानसभा भी आती है जिस पे चुनाव जो है होगा। मेरा अपना मानना है कि बिना चुनाव के भी ये काम चल सकता था, क्योंकि जो 6 महीने का जो टेन्योर जो एक कानून है भाई 6 महीने तक बंदा बैठ सकता है बिना निर्वाचित होके आए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जोर दे रही है कि इलेक्शन हो। आपको ध्यान होगा 2 दिन रह गए थे आचारसंहिता, 3 दिन रह गए थे आचारसंहिता लगने पे जब मुख्यमंत्री जी को हटाया गया। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को हटाए बगैर भी काम चल सकता था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आचारसंहिता लगने से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ गया? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। मजबूरी तो जो मेरा मानना ये है कि जब ये दूसरा स्पेल शुरू हुआ था मनोहर लाल जी का, उसके बाद से ही जब किसान आंदोलन हुआ, हमारे अपने जो आंकलन थे तब से ही लग रहा था कि हटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने टेन्योर, मजबूरी एंटी इनकम्बेंसी, आपने टेन्योर पूरा कर लिया। एंटी इनकम्बेंसी तो अब चुनाव में दिखती ना। 2 दिन पहले आचारसंहिता लगने से इसका मतलब ये है कि पार्टी ने जो ये मैं बातें कह रहा हूँ पॉलिसी निर्माण के ऊपर, इनको फेलियर मान लिया। क्योंकि हर पॉलिसी इनकी क्रिटिसाइज हो रही थी, हर पॉलिसी इनकी फेल हो रही थी। ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि भाई कोई पॉलिसी का ये निर्माण कर रहे हैं, ये इनको बेनिफिट कर रही है कि इनको नुकसान कर रही है। जैसे इन्होंने मीडिया के साथियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, आपको याद होगा। आप लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा था कोरोना के दौरान लगा था। बिल्कुल, हमने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर इन्होंने कर दिया। फिर हमें कोर्ट से उसको हमने उस प्रतिबंध को हटवाया। बिल्कुल। तो ऐसे आप देखेंगे, जैसे किसान पोर्टल बनाया, आज आपने देखा दिन में बारिश आई, जिन किसानों ने फसल नहीं काटी उनकी फसल का नुकसान होगा। किसकी देन है? ये इस पोर्टल की देन है, ये इस पोर्टल की देन है जो फसलें नहीं कटी। तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या निर्माण कर रहे हैं धरातल के ऊपर। वो ना तो मंडियों को समझ पा रहे, ना आड़तियों को समझ पा रहे, ना किसान की ज़रूरतों को समझ पा रहे।
वो मंडी में आ रहे हैं और पोर्टल का गुणगान कर रहे हैं। सारे आड़ती पोर्टल के खिलाफ है, सारे किसान पोर्टल के खिलाफ है। भाई जिनका बेनिफिट करने के लिए आप पोर्टल का निर्माण कर रहे हो उनसे तो पूछ लो। आप उनसे पूछे बगैर आपने एक नीति बना दी और उस नीति से दोनों वर्ग परेशान हो गए, तो उस नीति का क्या लाभ? हमने कहा कि हम इस पोर्टल को सरकार बनते ही सबसे पहले ख़त्म करने का काम करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस पोर्टल ने ना केवल किसान भाइयों को परेशान करने का काम किया है, मंडी में आड़ती भाइयों को भी परेशान करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इस बात को भांप चुके थे कि परफॉर्मेंस वाइज जो है वो एक फेलियर पॉलिसी, फेलियर साबित हरियाणा के अंदर हुए हैं और इसलिए हटाना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि भाई उसी सोच के तहत मोदी जी ने इस कदम को उठाने का काम किया। पर इस हाँ, अब वो प्रयास कर रहे हैं कि जैसे होता है ना, फेलियर को सक्सेसफुल दिखाने का या प्रमोशन दिखाने का। हाँ। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनका प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है ना। तो अब तो वो ये बात भी नहीं कर सकते कि मैं हरियाणा में ये कर दूंगा। भाई चाहे विपक्ष का सांसद हो चाहे पक्ष का सांसद हो, उसको तो वही 5 करोड़ रुपए साल का फंड मिलना है, एमपी लैड फंड मिलना है। उसी फंड से उसको डेवलपमेंट करनी है। तो चाहे विपक्ष का सांसद हो उसके बाद भी 5 करोड़ रुपए आएंगे एमपी लैड के, चाहे पक्ष का सांसद हो उसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सवाल एक उठ गया कि क्या खट्टर साहब अग्निवीर योजना का अगर संसद में जनता पहुंचाती है तो मोदी जी की आंख में आंख डाल करके पार्लियामेंट में इस बात को कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना देश के हित में नहीं है? कभी भी नहीं कह पाएंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी भी मोदी जी के द्वारा निर्मित गलत नीति का विरोध करने का हौसला रख ही नहीं पाएंगे। दूसरा, क्या खट्टर साहब इस बात को पार्लियामेंट में मोदी जी की आंख में आंख डाल करके कह पाएंगे कि एमएसपी गारंटी कानून इस देश के किसान के लिए बहुत ज़रूरी है? तो वहाँ कैसे लोग चाहिए संसद में? वहाँ संसद में वो लोग चाहिए जो चीख चीख करके अग्निवीर योजना का विरोध कर पाए। संसद में ऐसे लोग चाहिए जो चीख चीख करके एमएसपी गारंटी कानून के निर्माण की बात कर पाए। तो मुझे लगता है जो हरियाणा की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार ना तो सक्षम हैं, ना वो बोल पाएंगे, ना वो कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा टोल टैक्स है। मैं आ रहा था उसी पे, आपने उठा मैं क्या करके आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टोल टैक्स का मुद्दा है। मैं टोल टैक्स के विरोध में नहीं हूँ, पर 20 से 25% जो वृद्धि टोल टैक्स के दरों में हर साल हो रही है, मेरा विरोध उसके प्रति। आज आप देखिए, बस्ताड़ा टोल पे 180 रुपये की पर्ची कटती है, उसके बाद लगभग 80 रुपये की पर्ची पानीपत कटती है। कितने हो गए? 260। उसके बाद 180 रुपये की 160 रुपये की पर्ची आपकी वहाँ मुरथल कटती है। कितने हो गए? 260, 420। बस्ताड़ा से मुरथल 50 किलोमीटर, तो 400 रुपये 50 किलोमीटर के अंदर आप पे करते हो। कितने रुपए किलोमीटर हो गया? 8 रुपये किलोमीटर। 8 रुपये प्रति किलोमीटर। 10 रुपये किलोमीटर में तो बढ़िया से बढ़िया दिल्ली के अंदर आप जो है ना मर्सिडीज गाड़ी को भी आप बना लो, टैक्सी को हायर कर सकते हो। 8 रुपये किलोमीटर में आपको 50 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 8 रुपये किलोमीटर की दर से आप टोल टैक्स देने का काम करते हो। जबकि
गडकरी जी ने सार्वजनिक बयान में ये माना कि NHAI के रूल्स के मुताबिक 60 किलोमीटर वाला जो में ये नहीं होना चाहिए, 2 टोल टैक्स नहीं हो सकते 60 किलोमीटर में। तो क्या खट्टर साहब मोदी जी की आंख में आंख डाल करके संसद में ये कह सकते हैं कि मोदी जी ये टोल टैक्स जो है करनाल और पानीपत की जनता को गलत लगाए हैं? कभी नहीं कह पाएंगे, कभी नहीं कह पाएंगे। उन्हें अपने हटने का डर होगा, वो टोल टैक्स हटाने की कैसे बात करेंगे। अगला मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि पिछले दिनों मैं बड़ा हैरान हूँ, हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी निकाली, चिट्ठी जारी की कि करनाल और पानीपत में 10 साल के जो व्हीकल्स हैं उन्हें हम जब्त करने का काम करें। आप बताइए, सड़क पूरी दुनिया के आप कानून उठा करके देख लीजिए, व्हीकल को जब्त उस हालात में किया जाता है जब वो व्हीकल हद से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा हो। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? पोल्यूशन के नॉर्म्स को सख्त करने की, ताकि गाड़ी पोल्यूशन ना कर पाए। आप क्या कर रहे हो कि आप व्हीकल की उम्र को मापदंड बना रहे हो, इस बात को मापदंड कतई नहीं बना रहे कि वो पोल्यूशन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो पॉलिसी मैं फिर कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करती। जो पॉलिसी कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करती वो संविधान के विरुद्ध होती है। तो ये क्या कॉमन सेंस की बात नहीं है खट्टर जी के लिए, इस बात का अध्ययन करना कि भाई क्या 10 साल अब गाड़ी जो है, खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो 30-40 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, परंतु 80% लोग इस देश के अंदर, 80 करोड़ तो वो खुद ही कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको फ्री राशन बांटा जा रहा है। 90% लोग गाड़ी जीवन में एक बार खरीदते हैं। जैसे आदमी घर बनाता है थोड़े थोड़े पैसे संजो करके, वैसे आदमी अपनी जीवन भर की सेविंग्स को सेव करके गाड़ी खरीदने का काम करता है। आप 10 साल के बाद उसे बोल दो कि उसकी गाड़ी को मैं इम्पाउंड करके अंदर डालूंगा, वो फिर दोबारा फिर अपनी जीवन की सेविंग्स शुरू करेगा। ये जुल्म आप कैसे देश की जनता के ऊपर कर सकते हो, पर्टिकुलरली जब आपके देश की जनता की पर कैपिटा इनकम पूरे विश्व में 173वें नंबर पे हो। मैं समझ सकता हूँ उस देश के अंदर जहाँ आम आदमी की आमदनी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई हो, जो इतना पैसा प्रति व्यक्ति आय कमाता हो कि वो सारी लग्जरी को अफोर्ड कर सकता हो। यहाँ तो 173वें नंबर पे हमारी पोजीशन है पर कैपिटा इनकम के अंदर कि आप दाल रोटी का इंतज़ाम बड़ी मेहनत से करते हो और आप जीवन भर की कमाई को आप ये कहते हो कि मैं इम्पाउंड करके उसको जंकयार्ड में भेजने का काम करूँगा। तो ये पॉलिसीज़ अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो चल सकती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ही चलना था तो कम से कम उन कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को पढ़ लेते कि वो कैसे उन व्हीकल्स को डील करते हैं। इसका मतलब ये है साफ साफ, आप सड़क पे से आपने कैलकुलेशन किया कि मैं इतने लाख व्हीकल्स को ख़त्म करना है, उतने लाख व्हीकल्स ख़त्म होंगे तो बड़ी कंपनियां जो व्हीकल बनाने का काम करती हैं उनके अंदर डिमांड जनरेट होगी। हाँ, ऑब्वियसली बात है, उनके तो टारगेट्स होते हैं, उनके टारगेट्स होते हैं। तो आप ये क्रूर कृत्य क्या देश के बड़े चुनिंदा जो 2-4 उद्योगपति हैं उनकी फैक्ट्रियों को आमदनी देने के लिए देश की जनता के ऊपर इतना बड़ा हथौड़ा चलाने का काम कर रहे थे। मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इस नोटिफिकेशन की चिथड़े हम उड़ाने का काम करते हैं। ये ना तो देश हित में है, ना ये देश के अंदर होना चाहिए, ना हम इसको लागू होने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब देश की जनता समझ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है
इस बार बड़ा बदलाव करेंगे और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी सीटें जीतने का काम करेगी। ठीक है सर, आपका Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा आज थी वीरेंद्र सिंह राठौर जी के साथ। चर्चाएं चलती रहेंगी, आज भी बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का जो अभाव रहता है वो उसकी वजह से अभी हम इस वार्ता को यहीं पर विराम देंगे। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब मंच पर देख रहा है, दोनों मंचों के साथ आप जुड़िए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।